मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज मैं आपको BA पार्ट 3 ऑनर्स के पेपर पश्चिमी राजनीतिक विचारक बुक में से दूसरा अध्याय अरस्तु के राज्य संबंधी विचार, अरस्तु का न्याय और अरस्तु की नागरिकता, उसकी पद्धति, जीवन परिचय के बारे में पढ़ाऊंगा। अरस्तु का जीवन। आज विश्व अरस्तु से एथेंस के विचारक के रूप में परिचित है, किंतु वह एथेंस का जन्मजात नागरिक नहीं था। उसका जन्म 384 ईसा पूर्व मकदूनिया के तट पर स्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ था, जहां उनके पिता शाही चिकित्सक थे। स्टेगिरा की परंपरागत संस्कृति यूनान से भिन्न थी। मकदूनिया में राजतंत्र था और नगर राज्य नहीं थे। अरस्तु का पालन पोषण संपन्नता और विपुलता के वातावरण में हुआ। 17 वर्ष की आयु में वह प्लेटो की कीर्ति से आकर्षित होकर एथेंस आया। उसकी शिक्षण संस्था, प्लेटो की जो शिक्षण संस्था थी, उस अकादमी, उसमें शामिल हुआ। उसने अपने जीवन के अगले 20 वर्ष अर्थात 347 ईसा पूर्व प्लेटो की मृत्यु तक इस अकादमी में अध्ययन किया। प्लेटो अपने शिष्य अरस्तु की योग्यता से बहुत अधिक प्रभावित था और उसे अकादमी का मस्तिष्क या शरीरधारी बुद्धिमत्ता नाउस कहा करता था। प्लेटो की मृत्यु के बाद अरस्तु अकादमी का प्रधान बनने की आशा करता था, किंतु विदेशी होने के कारण उसे वह पद न मिल सका। यह पद प्लेटो के भतीजे को प्राप्त हुआ, जिससे अरस्तु को कुछ निराशा भी हुई। एथेंस छोड़ने के बाद अरस्तु एशिया माइनर गया और वहां उसने अकादमी की एक शाखा स्थापित की। उसको यहाँ निमंत्रित करने वाला अर्तानियस का राजा हर्मिज था। वह अरस्तु का बहुत सम्मान करता था और उसने अपनी दत्तक पुत्री पिथियास की शादी भी अरस्तु के साथ कर दी। यहाँ अरस्तु के 3 वर्ष बड़े आनंद के साथ गुजरे। हर्मिज के दरबार में ही उसे ईरान का पतोन्मुख निरंकुशवाद देखने का अवसर मिला, जिसका उल्लेख उसने अपने पॉलिटिकस में किया है। उसने हर्मिज के दरबार में रहते हुए ही व्यावहारिक राजनीति, अर्थशास्त्र तथा राजतंत्र का क्रियात्मक अनुभव प्राप्त किया। 342 ईस्वी पूर्व में उसे मकदूनिया बुलाया गया और मकदूनिया के शासक फिलिप ने अपने 13 वर्षीय पुत्र सिकंदर की शिक्षा का भार उसे सौंप दिया। अरस्तु 6 वर्ष तक यहाँ रहा। सिकंदर अपने गुरु अरस्तु का बहुत अधिक सम्मान करता था और 335 ईसा पूर्व में सिकंदर ने राजगद्दी पर बैठते ही अपने गुरु के विध्वस्त नगर को पुनः बनवाया। अब सिकंदर विश्व विजय के लिए निकला तो अरस्तु एथेंस लौट आया और वहाँ एक स्वतंत्र विचारक के रूप में जम गया। एथेंस में उसने अपना एक निजी शिक्षण संस्थान स्थापित किया, जो लीजियम नाम से विख्यात हुआ। वह 12 वर्ष तक इसका प्रधान रहा और इस काल में उसे सिकंदर से बराबर सहायता मिलती रही। 322 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के बाद जब मकदूनिया विरोधी दल को एथेंस में सत्ता प्राप्त हुई, तो अपने आप को सुकरात वाली स्थिति से बचाने के लिए अरस्तु कैलसिस को भाग गया, क्योंकि धर्म के प्रति अविश्वास का आरोप उस पर लग चुका था। भागते समय उसने कहा था, मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरी बार अपराध करने का मौका नहीं दूंगा। उसी वर्ष उसकी मृत्यु हो गई। कुछ व्यक्तियों का विचार है कि उसकी मृत्यु स्वाभाविक न होकर आत्महत्या का परिणाम थी। यद्यपि अरस्तु ने अपने 62 वर्ष के जीवन काल में यूनान के इतिहास का अत्यंत संकटपूर्ण दौर देखा था, किंतु जैसा कि फोस्टर ने लिखा है, उस पर अपने समय की हलचलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
और वह समकालीन घटनाओं से बिल्कुल विरक्त रहा। अरस्तु की पद्धति। अरस्तु की अध्ययन पद्धति प्लेटो से बिल्कुल भिन्न है। आदर्श राज्य तथा उसकी संस्थाओं की रचना करने में प्लेटो ने कल्पना प्रधान पद्धति को अपनाया था, जिसमें पर्यवेक्षक और ऐतिहासिक अध्ययन के लिए कोई स्थान नहीं था, किंतु अरस्तु के वैज्ञानिक अध्ययन ने उसमें तथ्यों के प्रति प्रेम उत्पन्न कर दिया था। इस कारण उसने अपनी समकालीन और भूतकालीन राजनीतिक संस्थाओं का सावधानीपूर्वक पर्यवेक्षण और अध्ययन किया। इस प्रकार उसकी पद्धति आनुभाविक और आगमनात्मक एम्पिरिकल एंड इंडक्टिव है। उसकी यह पद्धति ऐतिहासिक प्रवृत्ति, दृष्टिकोण, परंपरा प्रेम तथा जनमत का सम्मान करने की तत्परता से निर्धारित हुई है। यथार्थवादी दृष्टिकोण उसकी पद्धति का मूल तत्व है। अरस्तु की रचनाएं। अरस्तु सर्वतोमुखी प्रतिभा का धनी विलक्षण व्यक्ति था। उसने प्राणीशास्त्र, प्राकृतिक विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, शिक्षा, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भाषण कला और काव्य लेखन आदि सभी विषयों पर ग्रंथों की रचना की, जिनकी संख्या कुल मिलाकर 400 के लगभग बताई जाती है। राजनीति शास्त्र पर उसकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं दो ही हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण जो है पॉलिटिक्स, और उससे थोड़ी सी कम महत्वपूर्ण है एथेंस का संविधान। बारकर ने अरस्तु की पॉलिटिक्स को राजनीति के क्षेत्र में मैग्नम ओपस या राजनीति की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा है। अरस्तु की यह रचना 8 भागों में विभाजित है। अरस्तु के राज्य संबंधी विचार। राज्य की उत्पत्ति और विकास। अरस्तु अपने गुरु प्लेटो की भांति सोफिस्ट वर्ग के उस विचार का खंडन करता है कि राज्य की उत्पत्ति समझौते से हुई है। उसका अपने नागरिकों की शक्ति पर कोई वास्तविक अधिकार नहीं है। और अरस्तु के अनुसार व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति की इस प्रकृति का ही परिणाम है। अरस्तु के अनुसार राज्य मनुष्य की सामाजिकता का परिणाम है। सामाजिक जीवन अन्य जीवधारियों में भी पाया जाता है, परंतु व्यक्ति विचारशील और विवेकशील प्राणी है, इसलिए उसकी सामाजिकता अन्य श्रेणी के जीवधारियों से अलग है। यह सामाजिकता मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों तथा कुछ विशेष उद्देश्यों पर आधारित है और इसने अनेक स्थितियों से गुजरकर अपना पूर्ण विकास प्राप्त किया है। सर्वप्रथम विवाह पद्धति के आधार पर उसने सबसे पहली सामाजिक संस्था कुटुंब की स्थापना की, जिसमें पति पत्नी संतान दास एक साथ रहते हैं। कौटुंबिक व्यवस्था में हमें राज्य का बीज दिखाई देता है, क्योंकि कुटुंब का स्वामी शासक के रूप में काम करता है। कुटुंब स्वाभाविक समुदाय है, क्योंकि वह संतान उत्पत्ति और सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करता है। परंतु व्यक्ति केवल सुरक्षा ही नहीं चाहता, उसकी अन्य भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताएं भी हैं। इसलिए कुछ कुटुंब मिलकर गांव का निर्माण करते हैं। गांव के द्वारा व्यक्तियों के आपसी झगड़े निपटाने और उनके सामूहिक जीवन व्यतीत करने का प्रबंध किया जाता है। लेकिन गांव भी व्यक्ति की सभी भौतिक और नैतिक आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते। अतः गांवों के सम्मिलन से नगर राज्य का जन्म होता है। राज्य सुरक्षा और न्याय प्रदान करने की आवश्यकता गांव की तुलना में अधिक अच्छी प्रकार से पूरी करता है और यह व्यक्ति की बौद्धिक एवं नैतिक शक्तियों को भी अधिक अच्छे प्रकार से विकसित कर सकता है। अतः नगर राज्य व्यक्तियों का अंतिम पूर्ण एवं श्रेष्ठतम समुदाय है। इस प्रकार अरस्तु के अनुसार कुटुंब से गांव, गांव से राज्य अस्तित्व में आए।
उसके द्वारा दी गई राज्य की परिभाषा भी यही बताती है। उसके अनुसार वो कहता है अरस्तु कि राज्य कुलों और गांवों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। राज्य का स्वरूप और विशेषताएं। अरस्तु के अनुसार राज्य के स्वरूप और विशेषताओं का अध्ययन हम निम्न शीर्षकों में कर सकते हैं। नंबर 1, राज्य स्वाभाविक समुदाय है। अरस्तु का विश्वास है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है। राज्य मानव के भावनात्मक जीवन की अभिव्यंजना है और इससे अलग रहकर व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। राज्य परिवार का ही वृहत रूप होने के कारण यह भी वैसे ही स्वाभाविक है जैसे कि परिवार। व्यक्ति के विकास का जो कार्य परिवार में आरंभ होता है उसकी पूर्ण सिद्धि राज्य में ही की जा सकती है। इस प्रकार राज्य सामाजिक जीवन के विकास की अंतिम व्यवस्था है। सेबाइन के अनुसार जिस प्रकार बंजू फल अकोर्न के बंजू ओक वृक्ष में विकसित होना स्वाभाविक है उसी प्रकार मानव प्रकृति की उच्चतम शक्तियों का विकास राज्य में होना स्वाभाविक है। राज्य स्वाभाविक होने के साथ साथ मनुष्य के लिए आवश्यक भी है। व्यक्ति के लिए राज्य का अस्तित्व उतना ही जरूरी है जितना कि परिवार का। परिवार में व्यक्ति की कुछ भावनात्मक और कुछ आर्थिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। गांव इनके अतिरिक्त और कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, परंतु मनुष्य का बौद्धिक और नैतिक विकास राज्य में ही संभव है। इस प्रकार अरस्तु अपने इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ है और यह सदजीवन के अस्तित्व उसका अस्तित्व बना हुआ है, सदजीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। दूसरी बात कहता है राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअलिज्म। अरस्तु ने राज्य के प्रश्न पर विचार करते हुए कहा है कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है या व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। ऐसा कहने में अरस्तु का मतलब यह नहीं था कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हुआ है, बल्कि उसके कहने का मतलब यह था कि मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले ही हो चुका था। ये कैसे हुआ? इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है, व्यक्ति केवल एक तत्व है और इसलिए पूर्णता पहले आती है, उसके बाद में उसके अंग आते हैं। इसलिए राज्य व्यक्ति का या व्यक्ति से पूर्ववर्ती है। मनुष्य के बौद्धिक विकास की पूर्ण कल्पना के रूप में राज्य का जन्म व्यक्ति, परिवार और गांव के अस्तित्व में आने से पहले ही हो चुका था। इसलिए अरस्तु कहता है कि समय की दृष्टि से परिवार पहले है, परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। इस प्रकार उसने दो चीज़ें बताई कि राज्य एक तो स्वाभाविक समुदाय है, दूसरा राज्य व्यक्ति से पहले है। तीसरी बात बताता है कि राज्य सर्वोच्च समुदाय है। राज्य सर्वोच्च समुदाय है। परिवार, गांव और राज्य ये सभी प्रकार के समुदाय हैं। प्रत्येक समुदाय की स्थापना किसी प्रकार की अच्छाई या श्रेष्ठता के प्राप्ति के लिए होती है। परिवार, ये गांव आदि प्रत्येक अन्य समुदाय का उद्देश्य किसी विशिष्ट तथा हीनतर अच्छाई की प्राप्ति करना है, परंतु राज्य का उद्देश्य सर्वोच्च अच्छाई की प्राप्ति करना है और अतः स्वाभाविक रूप से राज्य समुदायों का समुदाय मात्र ही नहीं है, बल्कि वह सर्वोच्च समुदाय है। राज्य मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति के विकास की चरम सीमा है और व्यक्ति के
भौतिक, बौद्धिक एवं नैतिक व्यक्तित्व का पूर्ण विकास राज्य के अंतर्गत ही संभव है। इस प्रकार राज्य सर्वोच्च समुदाय है और अन्य सभी समुदाय इसके अंग में लिपटे हुए हैं। थैंक्स।